हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट करते रहिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग पिछले समय में दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था को देखा। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में सैन्य व्यवस्था को देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो समय चला दिल्ली सल्तनत का जो समय चला 1206 से लेकर के, यानी जब से मामलुक वंश या गुलाम वंश चला है, 1526 तक के बीच क्या स्थितियां रही हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सैन्य व्यवस्था के बारे में तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन की सैन्य व्यवस्था। ठीक, तो कोई भी चीज नहीं समझ में आती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी कुछ सुझाव चाहिए उसको भी आगे की तरफ देखेंगे। इसमें लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की सैन्य प्रणाली मंगोल एवं तुर्कों पर आधारित थी। जो दिल्ली सल्तनत था, इसकी जो सैन्य प्रणाली थी वो मंगोलों पर और तुर्कों पर क्या थी? आधारित थी। आगे की तरफ हम देखेंगे, लिखेंगे दिल्ली सल्तनत के सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश की देन मानी जाती है। यानी दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश का दूसरा सुल्तान हुआ, जो सुल्तान की पहली बार उपाधि भी धारण किया, वही सैन्य व्यवस्था का क्या किया था? शुभ आरंभ किया था। आगे की तरफ देखेंगे दिल्ली सल्तनत की सेना को हस्म एक कल्ब और इसी को अथवा लिखेंगे कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। ठीक, दिल्ली सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम, स्टार बनाकर लिखेंगे बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की जो कि मामलुक वंश का ही शासक हुआ करता था। कौन? बलबन, जिन्होंने क्या किया था? सैन्य विभाग की क्या किया? स्थापना किया था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। लिखेंगे आगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या? अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी था
अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना के गठन का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी को अस्थाई सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसी को अस्थाई सेना के गठन का क्या दिया जाता था? श्रेय दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? लिखेंगे नीचे, सैनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था, शासनकाल था, उसके समय में सैनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण युग माना जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था को बहुत ही नियंत्रित तरीके से बनाया और उसमें नगद वेतन देने का प्रावधान किया। जो वेतन दिया जाता था वो राजस्व से दिया जाता था, जो सेना हुआ करती थी। ठीक, इसमें आगे की तरफ लिखेंगे, इसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी लिखेंगे, इसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुलिया एवं दाग प्रथा का प्रचलन करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सेना हुआ करती थी उसकी सीधी भर्ती हुआ करती थी और सेनाएं ज्यादा हुआ करती थी, तो उसने हुलिया एवं दाग प्रथा यानी चेहरे पर एक निशान जरूर लगाया जाता था, एक दाग बनाई जाती थी। उसी प्रकार घोड़े के भी निशान पर, क्योंकि युद्ध के समय क्या हुआ करता था, जो सैनिक हुआ करते थे भ्रष्टाचार कर लिया करते थे, सैनिक बदल दिया करते थे या घोड़े को बदल करके दूसरे घोड़े, कमजोर घोड़े लगा दिया करते थे, जैसे युद्ध में बहुत हानि हुआ करती थी, वो घोड़े युद्ध लड़ नहीं पाते थे। इसीलिए उसने एक प्रथा स्टार्ट की, हुलिया एवं दाग प्रथा की, घोड़े पर भी जो एक निशान लगाया जाए ताकि बदला ना हो पाए और मजबूत घोड़े युद्ध में रहें, जिससे पता चले कि सुल्तान का घोड़ा, और युद्ध लड़ करके युद्ध को विजयी किया जाए। उसी प्रकार जो सैनिक हुआ करते थे, पता चला आज यहाँ वेतन बंट रहा है तो दिल्ली में कभी ले लिए, कभी दूसरे जगहों के क्षेत्रों में वेतन बंटता था उसी साम्राज्य का, वहां भी जाकर के वेतन ले लेते थे उसी ड्रेस में, तो इससे पता नहीं हो पाता था। इसीलिए सेनाओं पे भी दाग प्रथा की है, क्या इन्होंने हुलिया का और दाग प्रथा का क्या किया, एक स्टार्टअप किया, एक प्रचलन किया, जिससे भ्रष्टाचार रोकने का काम हुआ। आगे की तरफ देखेंगे हम, एक गयासुद्दीन तुगलक था, हुलिया एवं दाग प्रथा को उसने भी रोकने के लिए, गयासुद्दीन तुगलक ने भी हुलिया एवं दाग प्रथा को क्या किया, और कठोर तरीके से पालन करने का निर्देश दिया और इसको लॉन्च भी किया ताकि सेनाओं में क्या हो, भ्रष्टाचार रुके। लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने हुलिया एवं दाग प्रथा को अत्यंत कठोर तरीके से अपनाया। आगे लिखेंगे, जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने हुलिया एवं दाग प्रथा को अत्यंत कठोर तरीके से अपनाया, ठीक, सेनाओं में। आगे लिखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में
के शासनकाल में, फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में विविध कारणों से दिल्ली सल्तनत का आकार छोटा होने लगा। मंगोलों का आक्रमण, ठीक, तैमूर का आक्रमण जो हुआ इनके कारण से, और फिर दिल्ली में उस समय उत्तर भारत धीरे धीरे छोटे छोटे प्रांतों में बंटने लगा, जिसके कारण फिरोजशाह तुगलक के बाद ही माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे पतन होने लगा, जिसके तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की नींव पड़ी। तो उसमें हमने देखा कि फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में विविध कारण का मतलब यही सब, जो आक्रमण, दिल्ली सल्तनत का आकार छोटा होने लगा, और इसी के साथ साथ सेना की संख्या और संगठन में गिरावट आई। जैसे जैसे दिल्ली का आकार छोटा गया, यानी सुल्तान का क्षेत्र, जो साम्राज्य का क्षेत्र था, छोटा होता गया, उसी प्रकार से सेनाओं में और उसके संगठनों में धीरे धीरे क्या होती गई, कमी आने लगी। आगे की तरफ देखेंगे, हम लिखेंगे जो सल्तनत कालीन की सेना हुआ करती थी 3 पार्टों में बटी थी। दिल्ली सल्तनत की जो सेना थी 3 भागों में बटी हुई थी। दिल्ली सल्तनत की सेना 3 भागों में बटी थी। देखेंगे कौन कौन, लिखेंगे सल्तनत कालीन दिल्ली सल्तनत कालीन सेना 3 भागों में बटी थी। ठीक, पहला लिखेंगे मुख्य वर्ग, ठीक, क्या मुख्य वर्ग। दूसरा लिखेंगे दूसरा वर्ग, ठीक। तीसरा लिखेंगे तीसरा वर्ग। 3 भागों में दिल्ली सल्तनत की सेना बटी थी। एक एक करके देखेंगे हम। इसमें लिखेंगे अश्वारोही दल शामिल था। प्रथम वर्ग में कौन था? अश्वारोही दल, जिसमें घोड़े पर सवार होकर के जो सैनिक चलते थे। दूसरा वर्ग में देखेंगे हम तो गजारोही लिख लीजिए, गजारोही दल जो शामिल था, ठीक, जो हाथी पर बैठ करके सेनाएं चलती थी। आगे की तरफ देखेंगे तीसरा वर्ग जो हुआ करता था पैदल सैनिकों का हुआ करता था। पैदल सैनिक शामिल थे, और इन्हीं पैदल सैनिकों को कहा जाता था, नीचे नोट कर लेंगे, कहा जाता था, जो पैदल सैनिक चलते थे इन्हीं को कहा जाता था पायक। क्या कहा जाता था? पायक कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि वनडे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो इन फैक्ट को याद रखना है, ठीक। दिल्ली सल्तनत में पायक किसे कहा जाता था? जो पैदल सैनिक चला करते थे, ठीक। दूसरा वर्ग गजारोही था और अश्वारोही दल शामिल था, जिसमें घोड़े से लोग चला करते थे। तो दिल्ली सल्तनत कालीन की जो सेना थी 3 वर्गों में बांटे थे, मुख्य वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, ठीक। आगे की तरफ हम देखेंगे, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो हमको आप बता सकते हैं। आगे की तरफ लिखेंगे दिल्ली सल्तनत काल में बारूद, गोले, तोपखाने का
तोप खाने का निर्माण, तोप खाने का निर्माण नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, हुआ करता था। ठीक। जो दिल्ली सल्तनत है इसके काल में न तो बारूद और न तो गोला और न तो तोप खाने का निर्माण नहीं हुआ करता था। ठीक। देखेंगे निर्माण किस किस चीज का हुआ करता था, लिखेंगे इसमें दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत काल में प्रयुक्त औजार, आवलिक हथियार कर लीजिएगा, जो हथियार प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक। इनके पास तोप नहीं हुआ करती थी। लिखेंगे पत्थर के हथियार, पत्थरों के हथियार बनते थे। ठीक। धातु के गोले हुआ करते थे, धातु के गोले, धातु के गोले हुआ करते थे। आगे की तरफ इसमें नोट करेंगे चर्क था, चर्क नोट करेंगे इसमें शिला प्रक्षेप, प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र। शिला प्रक्षेपास्त्र का मतलब पत्थर का बना हुआ करता था चर्क। ठीक। इसको फेंका जाता था, प्रक्षेपास्त्र की तरह था। दूसरा लिखेंगे फला खून, फला खून। ये जो हुआ करता था गुलेल हुआ करता था, गुलेल जिसे गांव में गुलटा कहा जाता है, जिसे मारा जाता था तान करके। ठीक। गुलेल का प्रयोग किया जाता था, का प्रयोग किया जाता था, किया जाता था, का प्रयोग किया जाता था, जिसमें भाला वगैरह भी थे। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें कृषि। अब दिल्ली सैन्य व्यवस्था को हम लोगों ने देख लिया, इसमें आगे की तरफ हम देखेंगे कृषि व्यवस्था। ठीक। कृषि व्यवस्था। कोई भी दिक्कत तो आप हमको सूचित कर सकते हैं, और इसे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लिखेंगे अब कृषि व्यवस्था, हेडिंग बनाएंगे दिल्ली सल्तनत कालीन कृषि व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत कालीन कृषि व्यवस्था। यहाँ लिख लेंगे कृषि व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत कालीन क्या, कृषि व्यवस्था। लिखेंगे यह आय का प्रमुख स्रोत था, प्रमुख स्रोत था। यानी राजस्व का भी प्रमुख स्रोत कौन होता था, कृषि हुआ करती थी, आय का भी और राजस्व का भी। लिखेंगे कुल उपज का, कुल उपज का, उपज का 1/5 भाग राजस्व हुआ करता था, राजस्व हुआ करता था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी, कुल उपज का 1/5 भाग जिसे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी उपज का 1/2 आधा भाग कर दिया था, कर दिया था। उपज का क्या कर दिया था, 1/2 भाग कर दिया था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके कृषि व्यवस्था में लिखेंगे भू राजस्व के लिए, भू राजस्व के लिए, भू राजस्व के लिए गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी या बटाई परंपरा, या बटाई, या बटाई परंपरा, बटाई परंपरा जो
कि पिछले साल के फसलों के उत्पादन पर निर्भर करती थी, जो भू राजस्व हुआ करता था, ठीक, इसके लिए गल्ला बख्शी या बटाई परंपरा जो कि पिछले साल के फसलों के उत्पादन पर निर्भर करती थी, यानी पिछले समय में जितना फसल उत्पादन हुआ करता था उसी के आधार पर क्या राजस्व इकट्ठा किया जाता था। नोट करेंगे इसको, आगे की तरफ अभी हम देखते हैं। देखेंगे आगे की तरफ इसमें लिखेंगे आगे की तरफ इसमें कनकुत एवं नस्क, ठीक, कनकुत एवं नस्क प्रणाली प्रचलित थी, ठीक, प्रणाली प्रचलित थी, जिसके आधार पर राजस्व वसूला जाता था, ठीक। देखेंगे कनकुत क्या था। ये जो पटवारी हुआ करता था, कौन? पटवारी। कनकुत पटवारी जो भूमि माप कर देता था, पटवारी जो लेखपाल हुआ करता था, जो भूमि, उस समय का पटवारी बोला जाता था, जो भूमि माप कर देता था उसी पे कई वर्षों तक लगान यानी जो टैक्स कर वसूल हुआ करता था उसी को वसूला जाता था। कनकुत का मतलब यही है कि जो भूमि माप कर दिया जाता था, बार बार भूमि का मापन नहीं होता था, प्रत्येक वर्ष एक बार पटवारी कुछ समय के लिए माप देता था, तो कई सालों तक चलते रहते थे, और इसी के आधार पर जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसको बोला जाता था नस्क प्रणाली। समझ में आई बात? हमने बताया कि जो कनकुत हुआ करता था, पटवारी जो भूमि एक बार माप कर दे देता था, यानी एक तरफ से कर लीजिए पटवारी यानी लेखपाल जो एक बार नक्शा बना कर दे दिया, उसी के आधार पर कुछ समय के लिए राजस्व इकट्ठा किया जाता था कि इतनी भूमि है तो इतना राजस्व आएगा, ठीक, तो उसे कनकुत कहा जाता था, और जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसको नस्क प्रणाली कहा जाता था, ठीक। हमने उसी को बताया जिसके आधार पर क्या किया जाता था, राजस्व वसूला जाता था। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, राजस्व अनाज और नगद का मतलब यहाँ पैसे से है, अनाज और नकदी दोनों रूप में स्वीकार किया जाता था, ठीक। जो राजस्व हुआ करता था वो अनाज के रूप में भी और नकदी के रूप में भी क्या किया जाता था, स्वीकार कर लिया जाता था। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं हुआ करते थे।
जिसमें गियर मशीन या रहट का प्रयोग किया जाता था, किया जाता था। ठीक। दिल्ली सल्तनत में जो सिंचाई के प्रमुख साधन हुआ करते थे वो कुएं हुआ करते थे, और कुएं में गियर बॉक्स हुआ करता था, चैन की तरह होता था। उसमें छोटे छोटे जैसे टीने होते हैं, जो तेल वाले आते हैं डब्बे, टीने, उस टीन के प्रकार के कुछ बॉक्स बने होते थे। वो बॉक्स नीचे जाते थे और फिर वो एक एक करके इस तरह से चैन के आकार में चलता था, नीचे जाता था, फिर उसको खिंचवाया जाता था बैलों के सहारे से, या खुद पुरुष खींचता था तो ऊपर की तरफ आते थे, वो जल को लेकर गिराते फिर चलते थे। एक गियर मशीन उसे कहा जाता था। उसी प्रकार रहट भी हुआ करते थे। गियर मशीन एवं रहट लिख लीजिए, एवं रहट हुआ करता था। ठीक। पहले के जो माता पिता हैं आपके बड़े बुजुर्ग, उनसे पूछेंगे तो बताएंगे रहट कैसे हुआ करते थे। तो रहट को चलाया जाता था तो उससे पानी आता था। ठीक। ये थे सिंचाई के साधन। आगे की तरफ देखेंगे, फिर परिवर्तन हुआ इन सिंचाई के साधनों में। नोट करेंगे आगे। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के साधनों में दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के साधनों में गियासुद्दीन तुगलक ने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया। आगे लिखेंगे, जिसको विस्तारित रूप फिरोज शाह तुगलक ने दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। यानी गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसने नहरों का निर्माण करवाया, और सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें स्टार बना करके, मोहम्मद बिन तुगलक ने कर प्रणाली को बढ़ाया तथा अमीर एको ही कृषि विभाग कोष्टक में लिख लेंगे की स्थापना की। कृषि विभाग की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे दिल्ली का पागल सुल्तान रक्त पिपासु बोला जाता है। ठीक। यानी रक्त के बदले रक्त। ऐसे इन्होंने कर प्रणाली को तो बढ़ाया था, उसी समय इसमें अकाल पड़ा। यही सेना को युद्ध लड़ने से पहले पूरा उसका वेतन दे दिया था सालों का। इसे ने अमीर एको ही एक विभाग, जिसे कृषि विभाग की स्थापना किया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें, लिखेंगे इसमें सूती वस्त्रों के रंगाई के लिए
दिल्ली प्रमुख केंद्र था, दिल्ली प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था, दिल्ली प्रमुख केंद्र था। ठीक, कौन? दिल्ली। और ये कलाएं जो सीखी गई थी चीन से सीखी गई थी, नोट कर लीजिएगा कहीं चीन से। पहले लिखेंगे रेशम, रेशम, रेशम कहाँ से स्रोत इसका मिलता है। दूसरा लिखेंगे नमक, नमक, ठीक, नमक। तीसरा नोट करेंगे ऊनी साल, ऊनी साल, ठीक, ऊनी साल। चौथा नोट करेंगे वस्त्र, वस्त्र। पांचवा नोट कर लीजिए वस्त्र के बाद पान के पत्ते, पान के पत्ते, ठीक, पान के पत्ते। लास्ट नोट कर लीजिएगा नील। देखेंगे इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में हुआ करता था। तो जो रेशम हुआ करता था ये थी खंभात की खाड़ी। कहाँ? खंभात की खाड़ी। कहाँ से? गुजरात से, गुजरात, ठीक, खंभात की खाड़ी गुजरात। ये वाला जो एरिया है गुजरात का, कुछ यूं करके जो है ना गुजरात का एरिया ए, तो यहाँ पर है खंभात की खाड़ी। कहाँ है? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक, ये है गुजरात, गुजरात। ठीक, देखेंगे खंभात की खाड़ी। नमक जो था सांभर झील, सांभर झील। कहाँ से सांभर झील कहाँ पड़ती है? राजस्थान में, नोट कर लेंगे, वहां से नमक प्राप्त किया जाता था। ऊनी जो साल हुआ करती थी ये बंगाल और गुजरात से, ठीक, बंगाल और गुजरात से, सॉरी, वस्त्र बंगाल और गुजरात से थे। जो ऊनी साल हुआ करती थी ये कश्मीर से थी और लुधियाना पंजाब साइडों से। नोट करेंगे पंजाब एवं कश्मीर क्षेत्र, उसके लिए कामा लेकर के तिब्बत लिख लेंगे। ठीक, वस्त्र जो हुआ करते थे ये बंगाल और गुजरात, बंगाल और गुजरात से। पान के जो पत्ते हुआ करते थे ये धार, कोष्टक में लिखेंगे मालवा। ठीक, कहाँ वाला क्षेत्र? मध्य प्रदेश वाला, ठीक, मध्य प्रदेश एमपी का क्षेत्र से पान के पत्ते दिल्ली सल्तनत में प्राप्त किए जाते थे। जो नील हुआ करता था इसके लिए लिख लेंगे बयाना। क्या? बयाना, जो कि पड़ता था कहाँ पर? लिख लेंगे राजस्थान, राजस्थान, ठीक, बयाना राजस्थान। सरखेज, सरखेज गुजरात में पड़ता था, सॉरी आगरा में, आगरा। ठीक, ये था, इसको नोट कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत में रंगाई के लिए जो सूती वस्त्र हुआ करते थे उनके रंगाई के लिए दिल्ली प्रमुख केंद्र था। रेशम खंभात की खाड़ी से प्राप्त किए जाते थे, नमक सांभर झील से, ऊनी साल जो है पंजाब एवं कश्मीर के तिब्बत से, वस्त्र बंगाल एवं गुजरात से, पान के पत्ते धार मालवा मध्य प्रदेश से, नील बयाना, ठीक, राजस्थान से, सरखे। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में अभी भी हम लोगों को कर प्रणाली पढ़ना है। ठीक, दिल्ली सल्तनत की अन्य व्यवस्थाओं को देखना है, कला साहित्य की देखना है, ठीक, उसकी भाषाएं क्या थी, फारसी, उसको देखना है। ठीक, जो कि हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे। आप मेहनत से पढ़िए, कहीं भी दिक्कत परेशानी होती है जरूर बताएं। ठीक, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। क्या कहा गया? सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक, मेहनत से पढ़िए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी भी परीक्षा के नोट्स प्राप्त करने के लिए, ठीक, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मोबाइल नंबर दिया गया व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं।
ठीक, नोट्स बेहतरीन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।